बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल की जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसमें अब हम आगे बढ़ते हुए बिहार के आधुनिक इतिहास में पहुंच गए हैं, जहां हमने आप पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया था। और अब जो है जो दूसरा वीडियो है वो अंग्रेजों के बारे में है, जो बिहार और बंगाल के संदर्भ में अंग्रेजों का क्या योगदान रहा या अंग्रेजों ने किस तरह से बिहार और बंगाल को प्रभावित किया, पहले उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंग्रेज बिहार और बंगाल के संदर्भ में बंगाल के नवाबों के बारे में और प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बिहार और बंगाल के संदर्भ में और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों के समय में कैसे क्या हुआ था, और प्लासी और बक्सर की लड़ाई के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से बंगाल के इतिहास, मुगलों से अंग्रेजों के हाथ में जब बंगाल आया था, उसके साथ साथ प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला जो पहला राज्य था वो बंगाल ही था। बहुत सबसे ज़्यादा समृद्ध और सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा उपजाऊ राज्य भी उस समय बंगाल ही था। इसमें जो है वो वर्तमान में जो बांग्लादेश बना हुआ है और जो बिहार का इलाका और उड़ीसा का इलाका है, जो कि पहले संयुक्त रूप से संयुक्त प्रांत बोलते थे उनको, ये राज्य शामिल थे। तो बंगाल जो है वो पूर्वी बंगाल बना बांग्लादेश। तो अब वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बिहार और उड़ीसा है, वो तीनों मिला के पूरा एक बंगाल राज्य था, जो पहला राज्य था अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला। अब इस प्रांत की जो शक्तियां हैं वो बंगाल के नवाब के हाथों में थी। बंगाल के नवाब के हाथों में प्रांत की शक्तियां थी। आगे हम पढ़ेंगे कि बंगाल के नवाब कैसे बने, कैसे कौन कौन से नवाब आए, कैसे मुगलों से उन्होंने स्वायत्तता हासिल कर ली थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल, बिहार और अंग्रेजों का इतिहास जो है वो मुख्य रूप से 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद है। उसके बारे में, अंग्रेज के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ते हैं कि उनका कब्जा हो गया था। और ये जो इतिहास है पूरी तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूरे बंगाल का इतिहास जुड़ गया था। बंगाल प्रसिद्ध क्यों था? तो अपने प्रसिद्ध वस्त्रों के लिए, रेशम और नमक के लिए ये बहुत महत्व रखता था। साथ ही यूरोप में निर्यात होते थे कुछ चीज़ें बंगाल से, जिनमें नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र और हस्तशिल्प जो है वो प्रमुख थे। ऐसा माना जाता है कि एशिया से होने वाले कुल ब्रिटिश आयात में लगभग 60% हिस्सा बंगाल से था। मतलब एशिया की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। तो जितना भी आयात होता था उसमें से 60% जो हिस्सा था वो बंगाल से ही था। या इतनी समृद्धि थी बंगाल में, इतना महत्व रखता था बंगाल अंग्रेजों के लिए। बाद में क्या किया गया कि 1912 में प्रशासनिक कारणों के से बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ये सब उनका, अंग्रेजों का किया धरा था, उनकी अपनी सोच थी, अपना लोभ था उनका। और 1936 में बिहार और उड़ीसा भी अपने अपने स्वतंत्र प्रांत बन गए। लेकिन ये जो विभाजन था वो पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासनिक एजेंडे का ही हिस्सा था। इसमें बिहार को स्वतंत्र करके या उड़ीसा को या बंगाल से बिहार को या बिहार को बंगाल से अलग करके कोई प्रशासनिक अच्छी व्यवस्था करने के लिए नहीं की गई थी। उनका अपना एजेंडा था कि कैसे हम शोषण कर सकें ठीक से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं वीडियो में और क्या है। आगे जो है वो सेम चीज़ें हैं कि मुगलों से कैसे कैसे सत्ता आई, है ना। तो मुगलों से अंग्रेजों के हाथ में बंगाल का नियंत्रण 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से आया। हम आगे पढ़ेंगे प्लासी की लड़ाई में कि 1757 में कैसे सिराजुद्दौला से उसकी लड़ाई हुई थी, जिसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ वगैरह जो उसके थे, जिन्होंने गद्दारी की थी सिराजुद्दौला से और हार गया था ये प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव के हाथों। तो वो हम पढ़ेंगे। और फिर 64 का बक्सर युद्ध पढ़ेंगे, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय का नाम आएगा और आपका मीर कासिम का नाम आएगा और शुजाउद्दौला का नाम आएगा। तो ये सब सरफराज खां का नाम आएगा। ये सब हार गए थे उसमें। सादत खां का नाम आएगा, माफ़ कीजिएगा। तो वो सब हार गए थे एक साथ हेक्टर से, मेरे ख्याल से हेक्टर नाम था उनका। तो वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुगलों से अंग्रेजों के हाथ में बंगाल का जो नियंत्रण आया था वो 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से आया था। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हार गए थे पूरी तरह से, तो ऐसा माना जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि अब अंग्रेजों के लिए सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत का शासन उसके अंदर आ गया था, क्योंकि पूरे भारत का सम्राट उस समय मुगल माना जाता था और मुगल भी उस लड़ाई में हार गए थे। उसके बाद 1765 में 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी।
जब ये संधि हुई तो इसमें क्या क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, जो राजस्व संग्रहण करते हैं, टैक्स लेते हैं, उसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और जिससे बंगाल में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास आ गई। इसमें कुछ हिस्से सम्राट को भी मिले थे, अवध वाले हिस्से, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो मैग्ना कार्टा है वो क्या है, तो फर्रुख सियर जो है उसने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था, शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, और उसमें यह बताया गया था कि अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार कर सकेंगे अंग्रेज। ठीक है, ये जो शब्द है मैग्ना कार्टा है, जो उन्होंने दिया था, उसको दस्तक कहा गया, और इसी दस्तक ने भारत में ब्रिटिश व्यापार की नींव को मजबूत किया था। अब हम बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि मुगलों से अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई थी, या बंगाल के नवाबों की लड़ाई हुई थी, वो किस तरह से अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा किया। तो अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं कि बंगाल में कौन कौन से मुख्य नवाब थे और उनके क्या योगदान रहे थे, और कैसे अंग्रेजों से उनके संबंध रहे थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा था बंगाल पे। तो पहले हम मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं। ये बंगाल का पहला नवाब था, और इसी को संस्थापक भी कहते हैं बंगाल का। और इसने जो है अपनी राजधानी जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। अभी जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वो तब बंगाल में ही था, क्योंकि बंगाल का ही हिस्सा कटा था जो बांग्लादेश बना। तो मतलब पाकिस्तान बना था थोड़ा हिस्सा, उसके बाद उससे फिर पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तो उस समय राजधानी थी बंगाल की, वो ढाका हुआ करती थी। तो ढाका से तो मुर्शिदाबाद स्थापित करी थी, और मुर्शिद कुली खां ने ही मुर्शिदाबाद बनाया भी था। कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा है कि जो मुर्शिद कुली खां था वो ब्राह्मण था, दक्षिण भारत का कोई, जो किसी मुसलमान ने उसकी हिफाजत करी थी, उसे पाला पोसा था, और फिर वो मुस्लिम धर्म अपना लिया था। उसके बाद आता है, देखते हैं कि 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने बंगाल का सूबेदार बनाया था। किसको? मुर्शिद कुली खां को, क्योंकि उस समय जो था फर्रुख सियर ही मुगल वंश का वो था, राजा था, सम्राट था। 1717 में फर्रुख सियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया, और उसी को 1719 में इसने उड़ीसा का सूबेदार भी बना दिया था। तो मुर्शिद कुली खां ने, जिसने मुर्शिदाबाद की स्थापना करी और उसी को फिर राजधानी बनाई ढाका से बदल के, यही बंगाल का पहला नवाब था, यही संस्थापक था स्वतंत्र राज्य का, बंगाल स्वतंत्र का मुगलों से अलग होके, जिसे फर्रुख सियर ने, जो कि उस समय मुगल सम्राट थे, बंगाल और बिहार, उड़ीसा का सूबेदार बनाया था। माफ कीजिएगा, बिहार का नहीं, बंगाल का सूबेदार बनाया था 1717 में, और 1719 में उड़ीसा का सूबेदार बनाया था। उसके बाद जो आया है वो है सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां के बाद जो बना है नवाब वो था सुजाउद्दीन 1727 में, 1727 में। और सुजाउद्दीन के बाद आया है सरफराज खां। अब जो मुख्य दो नवाब बाद में आते हैं वो है अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो सरफराज खां को पराजित करता है 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां, और वो बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां के समय में सबसे मुख्य बात ये रहती है कि मराठों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ था। 1700, आप ये समझो कि 16 वर्षों तक, यहाँ 1751 लिखा है तो यहाँ 11 वर्ष दिख रहा है, लेकिन लगभग 16 वर्षों तक जो है उसने अफगान विद्रोहों का सामना किया था। किसने? अलीवर्दी खां ने। तो मुर्शिद कुली खां पहला बंगाल का नवाब था, फिर आता है सुजाउद्दीन, फिर आता है सरफराज खां, और उसके बाद आता है अलीवर्दी खां। अब जो सबसे प्रमुख नवाब था बंगाल का, उसकी बात करते हैं, वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था? ये अलीवर्दी खां का नाती था, नवासा बोल सकते हो, ठीक है। 1756 में, 1756 में ये बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे या बने थे, जैसा कहें आप। उन्होंने अप्रैल 1756 से जून 1757 तक प्लासी के युद्ध तक, मतलब 1756 में बना था, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, तो जून में। तो उस समय तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों पे शासन किया था। किसने? सिराजुद्दौला ने। वह अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे ऑब्वियसली, और 1757 में उनकी मृत्यु के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। ये इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से सिराजुद्दौला ने बंगाल पे शासन किया था और कैसे लड़ाई हुई थी उसकी और अंग्रेजों के बीच में। उसे हम प्लासी की लड़ाई कहते हैं। इस पर हम डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो चैनल है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, इसमें बीपीएससी से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं आपको 2 और वीडियोज़ के लिए लिंक डालने वाला हूं और वो आ जाएगा आपको। ये प्लासी की लड़ाई होगी और बक्सर की लड़ाई होगी। तो आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।